नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड हमारे पास में जो भी डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डिटेल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हम उस टॉपिक की जो है वो इस क्लास के अंदर जो है वो करते हैं। तो आज के हमारे पास में क्लास का जो टॉपिक है वो हमने कलेक्ट किया है दोस्तों, जो मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई थी, वहां से जो है वो टॉपिक को कलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड बाउल वॉश। और ये क्लास जो है वो हमारे पास में 275 नंबर की क्लास रहेगी, दैट इज कॉल्ड बाउल वॉश। तो दोस्तों, हमने जब टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की थी वो हमने की थी 1 जनवरी 2025 और मैं रोज आपको बताता हूं कि इस नंबर की क्लास है। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि इतने दिन जो है वो हमारे पास में 2025 के जा चुके हैं। तो 1 जनवरी 2025 को हमने शुरू की थी और हमने वादा किया था आपसे कि हम जो है वो डेली एक इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो लेके आएंगे और उस क्लास को हम जो है वो पूरे साल भर चलाएंगे। ठीक है, पूरे 365 टॉपिक जो है वो हम इसको चलाएंगे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में हमारे पास में आज आ गया 275 नंबर क्लास, यानी कि 274 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। तो 274 टॉपिक आपके जो है वो फिनिश हो चुके हैं। लगभग 80% 85% नर्सिंग के टॉपिक जो है वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 275 वाले का। और इससे इनडायरेक्टली आपको यह भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिन बच्चों ने प्रॉमिस किया था कि मैं लगातार जो है वो स्टडी करूंगा 2025 में, या हर दिन जो है वो इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, ये कमेंट किया था, वो कमेंट किया था। तो दोस्तों, 275 दिन 275 डेज जो है वो चल रहा है। 274 डेज ऑलरेडी जो है वो जा चुके हैं। तो इतने दिनों में जो है वो आपने क्या किया, आज के दिन को छोड़ दिया जाए तो आपके पास में सिर्फ 90 डेज जो है वो बचे हैं। आगे के दिनों में आपको किस तरीके से क्या करोगे उसको जो है वो ध्यान में रखना है। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस प्रकार से और कैसे जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर बताने से पहले जो हम एक चीज की चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों, कि कभी भी एनीमा और बाउल वॉश में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि लास्ट में मैं करवाऊंगा भी आपको एनीमा और बाउल वॉश का, दोनों का जो है वो डिफरेंशिएट बताऊंगा। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले ही जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बच्चे हैं उनको कभी भी एनीमा में और बाउल वॉश में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, एनीमा जो है वो हमारे पास में दो तरीके का होता है, एक होता है रिटेंट एनीमा, एक होता है हमारे पास में इवोकेंट एनीमा। क्या क्या चीज, दो प्रकार का एनीमा है, एक होता है रिटेंट एनीमा, एक होता है इवोकेंट एनीमा। तो रिटेंट एनीमा तो टोटली डिफरेंशिएट है। हाँ, इवोकेंट एनीमा जो है वो लगभग 80-85% जो है वो हमारे पास में बाउल वॉश से मिलता जुलता है। ठीक है, या 90% बोलो तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो जो हमारे पास में इवोकेंट एनीमा है वो जरूर हमारे पास में बाउल वॉश का एग्जाम्पल है, लेकिन जो रिटेंट एनीमा है वो हमारे पास में बाउल वॉश का जो है वो एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, एनीमा अलग चीज है एंड बाउल वॉश जो है वो अलग चीज है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर जो है वो हमारे पास में बहुत, इसके इंट्रोडक्शन से भी पूछा जाता है, इसके इंडिकेशन से भी पूछा जाता है, देन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन से भी पूछा जाता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल जो है वो हमारे पास में बाउल वॉश में जरूरत पड़ती है उसको हम जो है वो देखेंगे। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके बारे में पूछा जाता है। इवन अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे आपने जो है वो किसी क्लाइंट को जो है वो बाउल वॉश स्टार्ट किया, ठीक है, बाउल वॉश स्टार्ट किया, देन सडनली जो है वो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे हल्के हल्के जो है वो क्रैम्प्स से आ रहे हैं, देन आप क्या करोगे? तो आपका सीधा सीधा जो है वो मीनिंग ये रहेगा कि हम उस चीज को बंद कर देंगे या उस फ्लूइड को बंद कर देंगे। लेकिन बाउल वॉश में ऐसा नहीं होता। बाउल वॉश में हम उसकी रेट स्लो कर देते हैं। हाँ, यही सेम चीज अगर हमारे पास में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होती है या कोई ड्रग्स हम दे रहे हैं उसमें होती है तो हम इमीडिएटली उसको स्टॉप कर देते हैं। लेकिन बाउल वॉश में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हम जो है वो उसके स्पीड को कम कर देते हैं, टोटली जो है वो बंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ध्यान रखना। एक अच्छी चीज ये है कि टॉपिक जो है वो बड़ा इजी है, मतलब इतना इजी है कि एक बार पढ़ने से ही सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर
हो जाएगी। तो पढ़ते हैं, एक बार में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो कहीं से भी क्वेश्चन आंसर आए अपने को क्या है, ठीक है, अपना तो राइट ही जो है वो आंसर जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बाउल और वाश दो टर्म्स हमारे पास में है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आई या कोई चीज नहीं समझ में आई, आप उसका ब्रेक डाउन कर दो, ऑटोमेटिक सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो बाउल और वाश, वाश का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वाश का मतलब हो गया हमारे पास में धोना, ठीक है। जैसे हम करते हैं क्लोथ वॉशिंग करते हैं, ठीक है, कपड़ों को हम देते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो वॉश का मतलब हो गया धोना, किसी भी चीज को जो है वो धोने से रिलेटेड हो गया हमारे पास में वॉश। और बाउल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बाउल का मतलब हो गया हमारे पास में जो लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसमें हमारे पास में रेक्टम आ गया, देन सिग्मोइड कोलन आ गया, ठीक है, देन उसके बाद में जो है डिसेंडिंग कोलन आ गया, ये हमारे पास में लोअर पार्ट है, ठीक है, लोअर इंटेस्टाइनल पार्ट है या लोअर डाइजेस्टिव पार्ट है। तो जो हमारे पास में बाउल वॉश का मतलब होता है कि जो लोअर इंटेस्टाइनल पार्ट है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना। अब वो डायग्नोस्टिक पर्पज से भी हो सकता है, वो हमारे पास में थेरापेटिक पर्पज के लिए भी हो सकता है वो और किसी चीज के लिए भी पर्पज हो, ठीक है। तो किसी भी पर्पज के लिए हम अगर जो हमारे पास में लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, रेक्टम है, सिग्मोइड कोलम है, उसको हम वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बाउल वॉश कहते हैं। अब क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, उसका तो हम वन बाय वन करके आगे चर्चा में ले आएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं। तो बाउल वॉश आल्सो कॉल्ड एज बाउल इरिगेशन, ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, बाउल वॉश को जो है वो बाउल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। इरिगेशन आपको पता ही है, जैसे आंख में कुछ पड़ गया तो आई इरिगेशन करते हैं, पानी से जो है उसको तब तक धोया जाता है तब तक कि वो पूरा क्लीन ना हो जाए। ठीक उसी तरीके से बाउल वॉश क्या हो गया हमारे पास में, बाउल वॉश इज ए बाउल इरिगेशन, कोलोनिक इरिगेशन और कोलोनिक लेवाज। ठीक है, दो चीज होती है हमारे पास में, एक होता है गेवाज, एक होता है लेवाज। गेवाज का मतलब जैसे हमारे पास में आता है गैस्ट्रिक गेवाज, तो गैस्ट्रिक गेवाज का तो मतलब हो गया कोई चीज अंदर डाल रहे हैं, गैस्ट्रिक सॉरी हमारा एनजी ट्यूब अंदर डाली हुई है, तो एनजी ट्यूब से हम कोई फ्लूइड दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं या कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक गेवाज। अगर उससे हम बाहर कोई चीज निकालें उसको हम कहते हैं लेवाज। ठीक है, तो बाउल वॉश क्या है दोस्तों, बाउल वॉश आल्सो कॉल्ड एज बाउल इरिगेशन, कोलोनिक इरिगेशन और कोलोनिक लेवाज, तीन नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। ठीक है, किस किस नाम से, बाउल इरिगेशन के नाम से भी जानता है, कोलोनिक इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं एंड कोलोनिक लेवाज के नाम से जानते हैं। लेवाज क्यों, मतलब इस कोलोन के अंदर कुछ डालते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं, इसलिए बोला गया लेवाज। ठीक है, तो बाउल वॉश इज आल्सो कॉल्ड एज बाउल इरिगेशन, कोलोनिक इरिगेशन और कोलोनिक लेवाज is a therapeutic procedure in which the large intestine colon is cleaned by introducing fluid through the rectum। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में जो है एक थेरापेटिक प्रोसीजर है जिसके अंदर लार्ज वॉल्यूम, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलन है उसको हम क्लीन करते हैं, और किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, बहुत लार्ज अमाउंट में जो है फ्लूइड डाला जाता है, किसके द्वारा, रेक्टम के द्वारा। कुल मिला के जो है बाउल वॉश जो है वो हमारे पास में एक थेरापेटिक प्रोसीजर है जिसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन है, उसको क्लीन किया जाता है, बहुत सारा फ्लूइड डाल के वापस बाहर निकाल लिया जाता है रेक्टम की सहायता से, और इसको जो है बाउल इरिगेशन, कोलोनिक इरिगेशन और कोलोनिक लेवाज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्लियर हो गया। एंड इट हेल्प रिमूव फीकल मैटर, म्यूकस एंड टॉक्सिन एंड मे बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक एंड प्री ऑपरेटिव पर्पज। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इट रिमूव फीकल मटेरियल, यानी कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो फीकल मटेरियल है जो आसानी से रिमूव नहीं हो रहा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इट रिमूव फीकल मटेरियल, म्यूकस को हम रिमूव कर सकते हैं, या कोई भी टॉक्सिन्स है उसको हम जो है वो बाउल वॉश के द्वारा जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो कोई भी फीकल मटेरियल है या कोई भी म्यूकस है या कोई भी टॉक्सिन्स है उसको हम बाउल वॉश के द्वारा जो है रिमूव कर सकते हैं। एंड मे बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक एंड प्री ऑपरेटिव पर्पज। और इसका यूज क्या है दोस्तों, किस में यूज होता है बाउल वॉश का, डायग्नोस्टिक पर्पज में, कुछ चीज का पता लगाने के लिए या डिजीज का पता लगाने के लिए हम जो है डायग्नोस्टिक पर्पज से भी हम बाउल वॉश करते हैं। थेरापेटिक, थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, जैसे किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो भी हम बाउल वॉश के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एंड प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर इन द सेंस जैसे
सर्जन को जो है वो सिग्मोइड कोलन का जो है वो सर्जरी करनी है या रेक्टम की कोई सर्जरी करनी है, तो उससे पहले भी हम बाउल वॉश जो है उसको देते हैं ताकि अंदर कोई भी फीकल मटेरियल उसको हम जो है बाहर निकाल सकें। तो ये तो हो गया हमारे पास में बेसिक डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव की, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में या कैसे कैसे जो है वो हम दोस्तों बाउल वॉश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्लीनेस द कोलन, ठीक है। बिफोर मतलब कोई भी सर्जरी हुई या कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हुआ, उससे पहले हमें जो है वो कोलन को क्लीन करना है। जैसे मान के चलिए कोलोनोस्कोपी करना है, ठीक है। अब कोलोनोस्कोपी करोगे तो आपको जो है वो रेक्टम वाला एरिया जो है पूरा क्लीन चाहिए। या मान के चलिए आपको सर्जरी करनी है, कोई भी बाउल सर्जरी करनी है, कौन डिजीज या कोई भी डिजीज, उसके अंदर हमारे पास में जो है बाउल सर्जरी करनी है, तो सर्जरी से पहले भी हम बाउल वॉश करते हैं ताकि उस एरिया को जो है वो हम क्लीन कर सके। तो पहला पर्पज हमारे पास में आता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड टू क्लीनेस द कोलन बिफोर, ठीक है। यानी कि कोलन को जो है वो हम क्लीन करते हैं। और कोलन को क्लीन हम कब करते हैं दोस्तों, बिफोर की अगर हम बात करें कब करते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी दैट इज कॉल्ड स्पेशली बाउल सर्जरी, ठीक है। कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है, स्पेशली बाउल सर्जरी होती है, उससे पहले हम जो है वो दोस्तों दैट इज कॉल्ड बाउल वॉश करते हैं। सेकंड आ गया डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में कौन सा हो गया, सिग्मोइडस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द सिग्मोइड। सिग्मोइड को हमें देखना है, विजुअलाइजेशन करना है, तो उसको हम बोलते हैं सिग्मोइडस्कोपी। कोलोनोस्कोपी, कोलन को अगर हमें देखना है तो हम कोलोनोस्कोपी करते हैं एंड बेरियम एनीमा। तो इन प्रोसीजर के लिए भी हम जो है वो दोस्तों पहले बाउल वॉश करते हैं। बाउल वॉश करेंगे तभी हम सिग्मोइडस्कोपी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तभी हम कोलोनोस्कोपी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तभी हम बेरियम एनीमा जो है वो हम देख पाएंगे। तो ये हमारे पास में क्लीन द कोलन, कोलन को जो है वो क्लीन किया जाता है। कब किया जाता है, बिफोर द एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी से जो है वो पहले किया जाता है। और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे सिग्मोइडस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बेरियम एनीमा, इन सब के द्वारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हम जो है वो दोस्तों बाउल वॉश करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टू रिलीव इन द सेंस कि अंदर जैसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उस पेन से रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बाउल वॉश करते हैं। तो टू रिलीव, प्रॉब्लम को जो है वो रिलैक्स करने के लिए हम कौन कौन से करते हैं, तो उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों सीवियर कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इंपेक्शन, ठीक है। मान लो सीवियर कॉन्स्टिपेशन है या फीकल मटेरियल से जो है वो हमारे इंटेस्टाइन या जो कोलन है वो ब्लॉक हो चुकी है, बिल्कुल जो है ब्लॉक हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम बाउल वॉश करते हैं। क्या क्या चीजें, सीवियर कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इंपेक्शन में जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल पॉइजनिंग एंड ड्रग ओवरड्यूज, ठीक है। ड्रग ओवरड्यूज हो जाए या इंटेस्टाइनल पॉइजनिंग हो जाए, उसमें भी हम जो है वो बाउल वॉश करते हैं। नेक्स्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू गैस और फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल की वजह से या किसी गैस की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो चुका है। भाई इंटेस्टाइन के अंदर आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, तो इसकी वजह से हमारे पास में पेट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गैस भर गई, ठीक है। तो उस गैस को जो है वो हम दोस्तों निकाल सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू गैस और फीकल मटेरियल। इस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों बाउल वॉश करते हैं। लास्ट आ गया टू मेंटेन बाउल हाइजीन इन सर्टेन पेशेंट जस्ट लाइक दैट बेड रिडन, अनकॉन्शियस एंड क्रोनिकली कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है। जो क्लाइंट बेड रिडन है या अनकॉन्शियस है या क्रोनिकली कॉन्स्टिपेटेड है, तो उनमें हम जो है वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। बाउल वॉश देंगे, देन उस बाउल को जो है वो हम क्लीन करेंगे या उस एरिया को जो हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में टू रिलीव के माध्यम से। तो दो कैटेगरी आ गए हमारे पास में, टू रिलीव एंड बिफोर सर्जरी। अब बात करते हैं हमारे पास में इंडिकेशन, कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है, दोनों को हम कंबाइन ले लेते हैं। कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिसके दौरान हम जो है वो ये प्रोसीजर कर सकते हैं या कैसे हम जो हो कौन सी कंडीशन में हम बाउल वॉश करते हैं। तो पहले आ गया हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन रेजिस्टेंस टू सिंपल एनीमा, यानी कि किसी क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन इतना तगड़ा है, इतना जो है वो सीवियर है कि सिंपल एनीमा देने के बाद में भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं टूटा है, ठीक है। यानी कि सिंपल एनीमा दिया है, उसके बावजूद भी जो है वो हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन से रिलीव नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में हम जो है बाउल वॉश करते हैं। नेक्स्ट आता है फीकल इंपेक्शन, वही चीज मतलब फीकल मटेरियल जो है वो इंपैक्ट हो जाना उस कंडीशन में। थर्ड आता हमारे पास में इंटेस्टाइनल पॉइजनिंग और ड्रग ओवरड्यूज, ठीक है। इंटेस्टाइनल पॉइजनिंग इन द सेंस कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई जो है वो हमारे पास में ड्रग ओवरड्यूज हो चुका है या पॉइजनिंग हो चुकी है, जस्ट लाइक दैट
लिथियम थेरेपी लेते हैं या आयरन उस टाइम पे लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर पॉइजनिंग वाली कंडीशन आ गई है तो भी हम बाउल वॉश जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रिपेयरिंग बाउल फॉर सर्जरी और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, किसी भी सर्जरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन कौन सा, जो हम एनल से कर रहे हैं, जैसे कोलोनोस्कोपी है, देन उसके बाद जो है हमारे पास में कोल्पोस्कोपी है, वो सारी चीजों में हम जो है वो करते हैं। तो कोई भी सर्जरी है, लोअर पार्ट की बाउल सर्जरी है उसके लिए, या बाउल से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, तो अब हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं, बाउल वॉश करते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास में टू रिड्यूस बैक्टीरियल लोड बिफोर कोलोरेक्टल सर्जरी। कोलोरेक्टल सर्जरी करनी है, मान के चलिए 2 दिन बाद सर्जरी करनी है या कल सर्जरी करनी है, तो उससे पहले आज ही हम जो है वो बाउल वॉश करेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों कि अंदर जो बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहे थे या अंदर जो है वो बैक्टीरिया फैल रहे थे, उनको हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज है हमारे पास में, टू रिड्यूस बैक्टीरियल लोड बिफोर द कोलोरेक्टल सर्जरी। कोलोरेक्टल सर्जरी से पहले बैक्टीरियल लोड को जो है वो रिड्यूस करना, ये हमारे पास में क्या कहलाता है दोस्तों, ये इंडिकेशन है जिस कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों बाउल वॉश करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको बताइए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेंस कि वो कंडीशन जिसके अंदर कभी भी हम जो है वो बाउल वॉश नहीं कर सकते। भाई कोई कौन सी ऐसी टर्म्स है जिसके अंदर हम बाउल वॉश जो है वो नहीं कर सकते, तो इसको हम 1 बाय 1 करके लेते हैं। तो पहली चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रेक्टल और एनल इंजरी, फिशर और हेमोरॉइड्स। अगर किसी क्लाइंट को जो है वो रेक्टल इंजरी है, ठीक है, कोई भी थोड़ी दिन पहले रेक्टल इंजरी हुई है, या कोई भी फ्रिक्चर है, ठीक है, रेक्टल इंजरी है, फ्रिक्चर है, या कोई भी हेमोरॉइड्स है, उस कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हमें हमारे पास में जो है वो बाउल वॉश नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी रेक्टल इंजरी हो, कोई भी फिशर हो, किसी भी प्रकार की हेमोरॉइड्स की कंडीशन हो, उस कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों कभी भी बाउल वॉश नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीवियर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कोई क्लाइंट सीवियर डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी जो हो निकल चुका है। अब अगर आप डालोगे फिर वापस से निकाल दोगे तो फिर क्या ही फायदा। अगर कोई क्लाइंट सीवियर डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसके अंदर जो है वो शो हो रहे हैं, ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों बाउल वॉश नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास में इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए, ठीक है, अंदर जैसे क्रोन्स डिजीज होगी, या हमारे पास में बहुत ज्यादा जो है वो परफोरेशन हो चुका है, इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी हम बाउल वॉश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाउल वॉश करोगे तो परफोरेशन और ज्यादा फैल जाएगा। या ऑब्स्ट्रक्शन, ये हमारे पास में इंटेस्टाइन है, अगर मान के चलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास में आगे जो है वो फ्लूइड नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में रिसेंट बाउल सर्जरी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो है वो हमारे पास में बाउल सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों बाउल वॉश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे लीकेज के चांसेस हैं। बाउल सर्जरी हुई है, स्टिच लगाए हुए होंगे या कुछ भी होगा, तो उससे जो है वो लीकेज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कार्डियक पेशेंट वेयर स्ट्रेंडिंग इज डेंजरस। ठीक है, कार्डियक पेशेंट जिसमें हमारे पास में एनीमा, इवन ये क्वेश्चन कई बार जो है घुमा के पूछा गया, कार्डियक पेशेंट में जो है वो कौन से रूट से जो है वो टेम्परेचर नहीं लेते, तो रेक्टल रूट से कभी भी नहीं लेते। ठीक है, रेक्टल वाले एरिया में कोई भी चीज जो है वो इंसर्ट नहीं की जाती है। तो कार्डियक पेशेंट में जो है वो हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आता है। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास में कुछ कंडीशन थी जिस कंडीशन के अंदर हम बाउल वॉश नहीं करते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारे पास में एनल फ्रिक्चर या फिर एनल इंजरी या कोई हेमोरॉइड्स हो तो नहीं कर सकते। सेकंड आ जाता है हमारे पास में सीवियर डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, उस कंडीशन में हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, उस कंडीशन में हम नहीं कर सकते। तीसरी चीज आती है हमारे पास में रिसेंट बाउल सर्जरी हो, तो उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं कर सकते। या फिर जो हमारे पास में कोई भी कार्डियक पेशेंट हो उसमें हम जो है वो नहीं कर सकते। ये हमारे पास में है दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात आती है कि जो हम बाउल वॉश करते हैं उस बाउल वॉश में कौन कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज में लिया जाता है। जैसे एनीमा के अंदर अलग अलग था, एनीमा के अंदर तो बहुत अलग अलग था, रिटेंड एनीमा के लिए अलग था, देन इवोकेंट एनीमा के लिए अलग था, उसमें भी हमारे पास में ऑयल एनीमा, देन सोप एंड वाटर एनीमा, ग्लिसरीन एनीमा, बहुत टाइप से था। ये हम कर रहे हैं बाउल वॉश। तो मैंने कहा था कि एनीमा और बाउल वॉश जो है वो डिफ्रेंशिएट है, दोनों को एक साथ मिक्सअप करके
मत पढ़ना, एनिमा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने पहले ही जो है वो करवा दिया। आप बुलेट सीरीज में अंदर जाके जो है वो देख सकते हो। कैसे देखना होता है उसके लिए मैं बताऊं दोस्तों, आपको सीधा सीधा जो है वो यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद में जो है वो आपको सीधा सिंपल जो है वो सर्च करना है, दैट इज कॉल्ड टीएनसी। टीएनसी पे जाओगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो बुलेट सीरीज है, वहां पे आप अपना मन पसंदीदा टॉपिक जो है वो चूज कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास में बाउल वॉश। तो बाउल वॉश के अंदर कौन कौन सा सॉल्यूशन यूज में लेता है उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन इन द सेंस 0% NaCl जो है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। मोस्ट कॉमन फ्लूइड है जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। सेकेंड आता है हमारे पास में प्लेन ल्यूकवॉर्म वाटर, ठीक है। ल्यूकवॉर्म वाटर जो है वो लेते हैं, मतलब गुनगुना पानी लगभग जो है वो पानी हम लेते हैं। थर्ड आ गया हमारे पास में सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन इन द सेंस कि उस वाटर के अंदर या उस कंटेंट के अंदर जो है वो हमारे पास में सोप मिक्स अप किया हुआ है। तो ये हमारे पास में माइल्ड, वेरी डाइल्यूट, ठीक है, कंसंट्रेटेड, अलग अलग टाइप से जो है वो हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जैसे PGA, पॉली इथाइल ग्लिसरॉल है फॉर होल बाउल इरिगेशन। अगर पूरे बाउल का इरिगेशन करना है तो हम PEG जो है वो लेते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास में कुछ सॉल्यूशन है जो कि हम यूज में लेते हैं बाउल वॉश के अंदर। कौन कौन से? नॉर्मल सैलाइन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आता है, सबसे मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में प्लेन ल्यूकवॉर्म वाटर। ल्यूकवॉर्म वाटर हम जो है वो काम में लेते हैं। सोप सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं, जिसको हम वाइल्ड या वेरी डाइल्यूट इस फॉर्म में ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड PEG, पॉली इथाइल ग्लिसरॉल जो है वो हम काम में लेते हैं। देन उसके बाद नोट याद रखना दोस्तों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन एंड अर्ली, ठीक है, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। कभी भी जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बच्चों में काम में नहीं लेते। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो मतलब हमारे पास में फ्लूइड की जो टोनिसिटी है उसके ऊपर भी मैंने क्लास ले रखी है। तो उसके अंदर हमारे पास में 3 प्रकार के फ्लूइड थे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है। तो अलग अलग सॉल्यूशन ये भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, देख लेना आप। तो दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बच्चों में यूज में नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में डिहाइड्रेशन कोज करता है, ये फ्लूइड को और निकाल लेगा, ठीक है। हमने जो है जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया, ठीक है, बाउल वॉश में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया, देन उसके बाद जब हम वापस बाहर निकालेंगे तो मान लो दिया हमने 1 लीटर, निकालेंगे हम 1.2 लीटर, मतलब अंदर जो फ्लूइड था उसको भी जो है ये बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बच्चों में काम में नहीं लेता। हाँ, एडल्ट में कुछ कंडीशन में काम में ले सकते हैं, या जो पेशेंट डिहाइड्रेशन से सफर नहीं करा, ओवर हाइड्रेशन से सफर करा, उसमें हम जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में आर्टिकल्स रिक्वायर्ड। हम बाउल वॉश कर रहे हैं तो कौन कौन से आर्टिकल जो है वो हमारे पास में रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उन सबको हम दोस्तों बाउल वॉश ट्रे के अंदर जो है वो रख लेंगे। मोटा मोटी बात करें तो दोस्तों आपको पता ही होगा, बाउल वॉश कभी ना कभी ट्रेनिंग के टाइम पे जो है वो देखी होगी, सुनी होगी। तो बाउल वॉश में हमारे पास में पहली चीज तो आती है दोस्तों ये कंटेनर, ठीक है। ये आता है हमारे पास में सबसे पहला चीज, दैट इज कॉल्ड कंटेनर है। कंटेनर से जो है वो हमारे पास में फ्लूइड जो है वो दिया जाता है। देन उसके बाद ये आती है हमारे पास में दोस्तों ट्यूबिंग। ये जो है हमारे पास में ट्यूब है जिसके द्वारा जो है हम देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास में ये हमारे पास में जो है वो कंट्रोलर है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास में इसको लो करने के लिए आता है। और आगे की साइड में हमारे लगता है ये दोस्तों कैथेटर पोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास में अलग अलग साइज के जो है वो कैथेटर लगते हैं। जैसे एडल्ट पर्सन है तो कौन सा लगेगा, देन उसके बाद नॉर्मल पर्सन है तो कौन सा लगेगा, ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में दोस्तों आ गई है, दैट इज कॉल्ड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल जो है वो हमारे पास में काम में लेते हैं। और भी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास में दोस्तों एनिमा कैन, ठीक है। एनिमा कैन या बाउल वॉश कैन विथ ट्यूबिंग एंड रेक्टल कैथेटर। ये जो आप देख रहे हो आप, ये एनिमा कैन है और ये हमारे पास में ट्यूबिंग है और ये जो है वो आगे की साइड में जो है वो कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारे पास में चाहिए एनिमा कैन या बाउल वॉश कैन जिसके अंदर ट्यूबिंग और रेक्टल कैथेटर लगा हुआ है। सेकंड चीज चाहिए हमें लुब्रिकेंट, वैसलीन चाहिए। हम जो है वो कैथेटर अंदर डालेंगे उससे पहले उसको जो है वो लुब्रिकेंट करेंगे। थर्ड चीज चाहिए हमारे पास में ग्लव्स, मैकेंटोस एंड टॉवल, ठीक है। ये किसके लिए चाहिए? ग्लव्स हम पहनेंगे अपनी सेफ्टी के लिए या एसेप्टिक टेक्निक के लिए। हालांकि एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं ली जाती है, क्लीन टेक्निक यूज ली जाती है, फिर भी हम ग्लव्स तो पहनेंगे। देन उसके बाद मैकेंटोस जो है वो नीचे बिछाया जाएगा,
क्लाइंट जो है उसके नीचे मैकेंटोस बिछाया जाएगा एंड टाउल। आफ्टर द जो है वो प्रोसीजर हमारे पास में टाउल से जो है वो हम क्लीन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में किडनी ट्रे एंड बेड पान, हमारे पास में उसके अंदर जो है वो होना चाहिए। क्यों? किडनी ट्रे से हमारे पास में जो भी हम चीज डालेंगे, बेड पान से हमारे पास में जो भी चीजें हम जो रिमूव करेंगे वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जग विथ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जग होना चाहिए, वो भी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, जिसके अंदर जग जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि लगभग हमारे पास में जो है वो 1000 से 1500 ml उसके अंदर आ सके। ठीक है, तो जग हमारे पास में अलग से होता है, जग विथ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, पहले से जो है प्रिपेयर किया हुआ जो है वो सॉल्यूशन रखा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों एनिमा कैन के अंदर तो मुश्किल से मुश्किल जो है वो 400 ml आ सकता है या 500 ml आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आता। 500 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, बाकी 300 या 400 ml जो है फ्लूइड आ सकता है इस कैन के अंदर। तो उसके अलावा हमारे पास में पहले से ही जो है वो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन रखा होना चाहिए, एक जग के अंदर या एक जार के अंदर जो है वो रखा होना चाहिए। लगभग 1000 से 1500 ml फ्लूइड तो हमारे पास में होना ही होना चाहिए। ठीक है, एंड ल्यूकवार्म एट 37 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हम ल्यूकवार्म वाटर यूज में ले रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा सॉल्यूशन कौन सा यूज में लेते हैं, एनएस लेते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ल्यूकवार्म वाटर। तो ल्यूकवार्म वाटर की अगर हम बात करें तो ल्यूकवार्म वाटर का टेम्परेचर लगभग जो है वो 37 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो जो है वो होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सोप। सोप मतलब यानी कि अगर हम सोप सॉल्यूशन यूज में ले रहे हैं तो सोप भी चाहिए, तभी तो आप सॉल्यूशन बनाओगे। एंड स्क्रीन फॉर प्राइवेसी जब हम जो है वो दोस्तों बाउल वॉश करते हैं तो स्क्रीन लगा के रखते हैं, क्यों? प्राइवेसी के लिए, क्योंकि आपको पता ही है ये प्रोसीजर जो है वो ऐसा है जिसके अंदर हमें प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रखनी होती है। ये जो है हमारे पास में आर्टिकल्स हो गए। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में प्रोसीजर की। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर और किस तरीके से हम जो है वो करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्रोसीजर में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है दोस्तों प्रिपरेशन, यानी कि क्लाइंट का हम प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, जो भी चीजें हम जचाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उन सब चीजों को हम लेते हैं प्रिपरेशन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं दोस्तों प्रिपरेशन, देन उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके स्टेप किस तरीके से हमें जो है वो करना है, एंड देन उसके बाद आफ्टर केयर। तो 3 स्टेप में हमारे पास में चीजें जो है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रिपरेशन में हम करेंगे एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड प्रोवाइड प्राइवेसी। सबसे पहले जो है वो हम प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी क्लाइंट को जो है वो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, ये हम क्यों करने जा रहे हैं, क्या इसका इंडिकेशन है, वो सारी चीजें जो है वो पेशेंट के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड प्रोवाइड प्राइवेसी, प्राइवेसी का मस्ट ध्यान रखा जाता है क्योंकि प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में इस तरीके का है। तो प्रोसीजर जो हम करेंगे तो प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रखी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स। हाथ को जो है वो धो लेंगे, देन ग्लव्स को जो है वो पहन लेंगे। हालांकि जो बाउल वॉश है वो हमारे पास में एक स्टरलाइज प्रोसीजर नहीं है, बट क्लीन प्रोसीजर है, ये चीज ध्यान रखना। थर्ड आ जाता है हमारे पास में असेंबल इक्विपमेंट्स नियर द बेड साइड। जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, जो जो हम काम में लेने वाले हैं, उन सबको हम बेड के साइड में जो है वो इकट्ठे कर लेंगे। हो गई चीज। पहले हमने पेशेंट को बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कौन सा प्रोसीजर होगा, उसके बाद प्राइवेसी दे दी, देन उसके बाद हाथ धो लिए, ग्लव्स पहन लिए और सारे इंस्ट्रूमेंट को हमने बेड साइड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन। ये भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है, पोजीशन जो है वो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर आप हर टॉपिक के लिए ये कह रहे हो कि ये मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारे पास में 274 नंबर्स, नंबर्स पे ध्यान दो, 274 नंबर जो है वो हमारे पास में ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं। तो 274 में हमने कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट चीजें हमने जो है वो पढ़ी है। तो क्लाइंट को जो है वो दोस्तों लेफ्ट लेटरल पोजीशन या सिम्स पोजीशन में जो है वो रखते हैं, विथ नी चेस्ट, विथ नी फ्लेक्स्ड। नी को जो है वो फ्लेक्स्ड किया जाता है, सिम्स पोजीशन में जो है वो रखा जाता है। अगर मैं बात करूं सिम्स पोजीशन की, तो एक मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि सिम्स पोजीशन जो है वो हमारे पास में किस तरीके की होती है। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि सिम्स पोजीशन जो है वो हमारे पास में किस तरीके की होती है, लेकिन फिर भी जो है मैं बता देता हूँ। ये नहीं है हमारे पास में, कौन सा सिम्स पोजीशन आएगा, ये इस तरीके से, ये मैं क्रॉप करके दे देता हूँ, ये लो,
ये पोजीशन जो है वो हमारे पास में दोस्तों सिम्स पोजीशन है, राइट। ये पोजीशन आ गए हमारे पास में सिम्स या लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है वो देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम क्यों देते हैं, इसका भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास में सिग्मोइड कोलन की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, वो इस तरीके से बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा जो है फ्लूइड उसके अंदर जाता है, ठीक है। एंड राइट नी फ्लेक्स्ड, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देंगे एंड राइट नी को जो है वो फ्लेक्स्ड करके रखेंगे। एंड दिस, और ये किस लिए करते हैं, दिस हेल्प फ्लूइड फ्लो अलोंग विद द नेचुरल कर्व ऑफ द सिग्मोइड कोलन, ठीक है। ये किसके लिए हम करते हैं, क्योंकि जो सिग्मोइड कोलन का जो नेचुरल कर्व होती है, सिग्मोइड कोलन नाम किस लिए दिया, क्योंकि इसकी एस के आकार की जो है वो स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलन, इतना घुमा हुआ नहीं होता, ऐसे होता है जस्ट लाइक दैट, ये इस तरीके से। तो सिग्मोइड कोलन लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम देंगे या सिम्स पोजीशन देंगे तो हमारे पास में सिग्मोइड कोलन इस तरीके से आ जाती है ताकि उसके अंदर हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोटेक्ट बेड विथ मैकेंटोस एंड टॉवल, ठीक है, मैकेंटोस लगा के टॉवल लगा के जो है वो बेड को प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि कोई भी फीकल मटेरियल या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास में बाउल से निकलेगा उसकी वजह से बेडशीट खराब ना हो जाए। तो ये आ गया हमारे पास में प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में पहली चीज प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है और प्राइवेसी प्रोवाइड की है, हाथों को धोया है और ग्लव्स को पहना है और उसके बाद सारे इक्विपमेंट्स को जो हो बेड साइड रख लिया है। पेशेंट को सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन विथ राइट नी फ्लेक्स्ड करके जो है वो लेटा देते हैं। देन उससे क्या होगा कि नेचुरल जो है वो कर्व बन जाती है सिग्मोइड कोलन की। एंड प्रोटेक्ट बेड विथ मैकेंटोस एंड टॉवल, टॉवल और मैकेंटोस से जो है वो बेड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों प्रिपरेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेप, ठीक है। आपने सारी चीज कर दी, पेशेंट को लेटा दिया, अब किस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे या बाउल वॉश किस तरीके से जो है वो दोगे या कौन कौन सी स्टेप होते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, फिल एनिमा कैन विथ 500 to 100 ml सॉल्यूशन। एनिमा कैन को हम फिल करते हैं। तो एनिमा कैन को दोस्तों हमारे पास में 500 ml का भी एनिमा कैन आता है, ठीक है, 400 का भी आता है। तो जितना भी हमारे पास में एनिमा कैन है उसको हम अच्छे तरीके से जो है वो भर लेते हैं। एनिमा कैन को फिल कर लिया, देन उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेल एयर फ्रॉम द ट्यूबिंग, ठीक है, ट्यूब से जो है हमारे पास में उस एयर को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं कहूं तो मैं एक इमेज ले लेता हूं क्योंकि बार बार मुझे उस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं उस इमेज को जो है वो ले लेता हूं। ये हमारे पास में इमेज आ गई है और इसको मैं बार बार यूज में लूंगा, ठीक है। ये हमारे पास में इमेज, ये लो। अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये लो ये लो, ये आ गया हमारे पास में बाउल वॉश। अब इसमें क्या करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया कि एनिमा कैन को जो है वो हम फिल कर लेते हैं जितना भी उसके अंदर आया, ठीक है, चाहे वो 500 आए चाहे वो हमारे पास में 1000 कितना भी आए। एंड एक्सपेल एयर फ्रॉम द ट्यूबिंग, ठीक है, इस एनिमा कैन को हमने भर लिया। इस एनिमा कैन को भरने के बाद में इस जो ट्यूबिंग है उससे एयर को बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम आईवी के अंदर देखते हैं वैसे हम इसको जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में लुब्रिकेट रेक्टल कैथेटर टिप, ठीक है, रेक्टल कैथेटर टिप को जो है वो लुब्रिकेट किया जाता है। जो हमारे पास में जो रेक्टल कैथेटर है उसकी ट्यूब को जो है वो लुब्रिकेट करते हैं ताकि आसानी से जो है वो अंदर चली जाए। नेक्स्ट आता है जेंटल इंसर्ट कैथेटर अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर एडल्ट एंड 5 to 7 सेंटीमीटर चिल्ड्रन नोट इनटू रेक्टम, ठीक है, लगभग जो है वो हम 7 से 10 सेंटीमीटर जो है वो एडल्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं कैथेटर को, जेंटली मतलब आराम से, ऐसा फोर्सफुली हम इंसर्ट नहीं करते हैं, जेंटली तरीके से बहुत आराम से जो है वो हम उस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। ये जैसे हमारे पास में कैथेटर था, ये भी हम ले लेते हैं, जो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में काम में थे इसको भी हम ले लेते हैं। ये हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट काम में थे ये वाले, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में कैथेटर था उसको हमने लुब्रिकेंट कर लिया। लुब्रिकेंट करने के बाद में हम जेंटली तरीके से धीरे धीरे जो है वो इंसर्ट करेंगे। ये जो हमारे पास में कैथेटर है, ठीक है, ये देखो, ये जो हमारे पास में कैथेटर है इसको धीरे धीरे जो है वो इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों कितना करेंगे, एडल्ट के अंदर हम करेंगे 7 to 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, और चिल्ड्रन के अंदर 5 to 7 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। बट रेक्टम तक जो है वो जाएगा, वहां तक हम जो है वो करते हैं। ये एग्जामिनर कई बार क्या होता है दोस्तों, इंच में पूछ लेता है, ये सेंटीमीटर है तो ये इंच में पूछ लेता है। तो इंच में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर 7.5 इंच की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो 7.5 इंच जो है वो हमारे पास में होता है दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास में लगभग
3 इंच होता है, ठीक है, लगभग 3 से 4 इंच होता है, ठीक। तो अगर हम 7 टू इसको 5 टू 7 को अगर हम लिखें, ठीक है, इसको हम लिखें 7 टू 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम इंच में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 टू 4 इंच एडल्ट के अंदर। तो इंच कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ लेते हैं। इंच का ध्यान रखना, सीधा सीधा मीनिंग है 1 इंच इजकल टू 2.5 सेंटीमीटर, या 2.5 सेंटीमीटर में हमारे पास में जो है वो 1 इंच होता है। तो देखो 10 सेंटीमीटर मतलब 4 इंच हो गए, ठीक। वही जैसे हमारे पास में 5 टू 10 सेंटीमीटर को अगर हम इंच में बदलेंगे तो हमारे पास में 2 टू 3 इंचेज आ जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, कई बार इंच में पूछ लेता है, कई बार सेंटीमीटर में पूछ लेता है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एनिमा के अंदर हमने अलग अलग सब चीजों का बता रखा था। अब उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर फ्लो। हमने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इतना कर दिया, टिप को हमने पहले एनिमा कैन को भर लिया, एयर उससे बाहर निकाल दी, उसके बाद में हमने क्लैंप करके उससे एनिमा कैन को बंद कर दिया। देन उसके बाद जो हमारे पास में रेक्टल कैथेटर है उसकी टिप को जो है वो हमने जो है वो लुब्रिकेंट किया। लुब्रिकेंट करने के बाद में जो है वो हमने उसको इंसर्ट किया। इंसर्ट लगभग 5 टू 10 सेंटीमीटर जो है वो हम एडल्ट में इंसर्ट करते हैं, 5 टू 7 सेंटीमीटर एडल्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं रेक्टम तक। उसके बाद रेगुलर फ्लो में क्या करते हैं, कैन हमारे पास में जो एनिमा कैन है उसकी हाइट रखी जाती है लगभग 30 टू 45 सेंटीमीटर अबव द एनस, ठीक है। यानी कि यहां से लेके यहां से उस एरिया की अगर हम बात करें, यहां से लेके उस एरिया की बात करें तो इस एनिमा कैन की हाइट जो है वो लगभग 45 सेंटीमीटर जो है वो रखी जाती है, ठीक है। अब बाकी मैंने रिटेंट एनिमा और इवोकेंट एनिमा में दोनों अलग अलग बता रखी थी मैंने आपको कि वहां पे हम कितना कितना जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो वहां पे रिटेंट एनिमा में हम लगभग जो है वो 20 सेंटीमीटर मतलब 8 इंच रखते हैं, और जो हमारे पास में इवोकेंट एनिमा उसमें हम 45 सेंटीमीटर जो हो रखते हैं। अगर हमने टू हाई रैपिड फ्लो कर देंगे तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो क्रैम्प्स जब आ जाएंगे तो हम उसके हाइट को थोड़ा सा नीचे कर देंगे और फ्लो को या कम कर देंगे। हाइट को अगर नीचे नहीं करेंगे तो फ्लो को हम कर देंगे, क्योंकि ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा फ्लो बनेगा, और ज्यादा फ्लो बनेगा तो क्रैम्प्स बनेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पेशेंट जो है वो डिस्कंफर्ट या क्रैम्प्स फॉलो करे तो ट्यूबिंग को हम जो है वो स्लो कर देते हैं या उस फ्लो को स्लो कर देते हैं। ब्लड में अगर ऐसी कोई चीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं फिर कोई दिक्कत आ रही है तो हम इमीडिएटली उसको स्टॉप कर देते हैं। तो जो कैन की हाइट रखी जाती है वो लगभग जो है वो हमारे पास में 30 टू 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। एनिमा में अलग है, रिटेन एनिमा में अलग है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है अवॉइड अलाउ फ्लू फॉर स्लोली, ठीक है। स्लोली स्लोली जो है वो फ्लूइड को अलाउ करते हैं। एंड क्लैंप ट्यूबिंग इफ पेशेंट फील डिस्कम्फर्ट, ये भी काफी बार जो है वो एग्जाम में आया है कि अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो ट्यूबिंग को क्लैंप कर देते हैं, ठीक है, और फिर स्लो स्लो हम जो है वो चलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनकरेज पेशेंट टू रिटेन फ्लूइड फॉर 5 टू 10 मिनट्स टू अलाउ सॉफ्टिंग द फीकल मटेरियल। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि जैसे हमने जो है वो बाउल वॉश किया, जो फ्लूइड अंदर डाला, अंदर डालने के बाद में जो है वो पेशेंट को जो है वो ऐसा लगता है कि तुरंत जो है मैं स्टूल पास करूं, उसके अंदर क्रेविंग आने लग जाती है, ठीक है, तुरंत जो है वो स्टूल पास करने की जो है वो क्रेविंग आ जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 5 से 10 मीटर तो उस मटेरियल को अंदर रखो जो हमने बाउल वॉश के थ्रू दिया था, ठीक है, तभी तो ज्यादा असर करेगा। हालांकि लगाने के तुरंत 1 मिनट या 2 मिनट के बाद ही उसके पास में जो है वो ऐसा लगेगा कि मुझे स्टूल पास करना है, तो हम उसको जो है वो कहते हैं कि कोशिश कीजिएगा जितना आप मैक्सिमम जो है वो रख सके, तभी तो जो है वो ज्यादा असर करेगा। देन उसके बाद आस्क पेशेंट टू पास स्टूल इन द बेड पान और टॉयलेट। देन उसके बाद 5 से 10 मिनट हो जाए फिर हम उसको पूछेंगे कि अब आपको स्टूल पास करना है तो आप बेड पान में या टॉयलेट में जाके स्टूल पास जो है वो कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास में स्टेजेज या एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में आफ्टर के। आपने जो है वो बाउल वॉश कर दिया, ठीक है, बाउल वॉश की स्टेप कर दी। बाउल वॉश की स्टेप करने के बाद अब जब हमारे पास में फिनिश हो चुका, देन आप क्या करोगे, ठीक है, बाउल वॉश आपने कर दिया। बाउल वॉश के अंदर ये चीजें हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया दोस्तों, पेशेंट को इस तरीके से लेटा दिया, कैथेटर को हमने ल्यूब्रिकेंट कर दिया, कैथेटर को ल्यूब्रिकेंट करने के बाद इंसर्ट कर दिया,
ठीक है, जितना हमें करना है। देन उसके बाद यहाँ पे 2 क्लैंप लगे हुए हैं। सबसे पहले इस क्लैंप नंबर 1 को जो है वो हम ओपन करते हैं, ताकि सारा का सारा फ्लूइड जो है वो इसके अंदर जाएगा। ये हमारे पास में क्लोज रहेगा, ठीक है। तो 1 नंबर जो है हमारे पास में ओपन रहेगा, तो सारा का सारा फ्लूइड अंदर जाएगा, रेक्टम के अंदर जाएगा, ठीक है। और वहीं पे हम कोशिश करेंगे, उसको बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जो है वो इसको रखो। देन उसके बाद जैसे ही 5-10 मिनट हो गए, फिर हम पूछेंगे कि आपको जो है स्टूल पास करना है, तो इस क्लैंप को जो है हम ओपन कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, तो वो सारा का सारा इसके अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कर देंगे। देन अगर हम उसको टॉयलेट ही जाना है, तो हम कैथेटर को जो है वो रिमूव कर देते हैं। आफ्टर केयर में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है रिमूव कैथेटर जेंटली। धीरे धीरे करके जो है हम कैथेटर को रिमूव करते हैं। एंड क्लीन एनल एरिया एंड प्रोवाइड कंफर्ट। एनल एरिया को जो है वो हम क्लीन करते हैं, और ताकि उसको जो है वो कंफर्ट फील हो। एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट सेफली। जो भी हमारे पास में वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो ट्यूबिंग थी, जो भी था, जो भी वेस्ट था, उसको हम सेफ्टी तरीके से जो है उसको डिस्पोज करते हैं। वॉश इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट वॉश करने वाले थे, जैसे हमारे पास में ट्यूबिंग थी, देन उसके बाद कैथेटर को, इनको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन जो है हमारे पास में एनिमा कैन था, उसको हम जो है वो वॉश कर लेते हैं। एंड प्रोसीजर, रिकॉर्ड प्रोसीजर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज एंड पेशेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रोसीजर को रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके बाद जो भी सॉल्यूशन यूज में लिया उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन कितने टाइम कितने वॉल्यूम में, ये सब चीजें। देन उसके दौरान, बाउल वॉश के दौरान पेशेंट का जो है वो क्या रिस्पॉन्स निकला, उसको हम जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों रिकॉर्ड, प्रोसीजर को हम रिकॉर्ड करेंगे। देन अमाउंट को जो है, सॉल्यूशन को जो है वो हम, कौन सा सॉल्यूशन यूज है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स निकला, वो सारी चीजें जो है वो हम डॉक्यूमेंटेशन में लाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारे पास में आ सकती है। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लिकेशन आ गया हमारे पास में एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स में हमारे पास में अगर किसी को एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, तो वो किसकी वजह से आ सकते हैं, अगर हमारे पास में एनिमा कैन की हाइट ज्यादा है, ज्यादा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो हमारे पास में रेक्टम के अंदर जाएगा, तो हम उसकी हाइट को नीचे कर देंगे या उसके फ्लो रेट को जो है वो कम कर देंगे। नेक्स्ट आता है रेक्टल म्यूकोसल इंजरी। ठीक है, म्यूकोसल इंजरी के अंदर कोई भी जो है वो हमारे पास में, जैसे रेक्टम के अंदर फ्रीसर है, हेमोरेट्स है, और हमने कुछ डाला, ठीक है, तो उसके अंदर म्यूकोसल इंजरी हो सकती है। आपने कैथेटर अंदर डाला, तो उसकी वजह से हमारे पास में म्यूकोसल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द सेंस कि हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। आपको ही पता है दोस्तों, जब सीवियर डायरिया होता है तो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। देन परफोरेशन, ये बहुत रेयर होता है बट सीरियस होता है। परफोरेशन इन द सेंस कि मान के चलिए आपने पहले हिस्ट्री टेकिंग नहीं ली है, और हेमोरॉइड्स की कंडीशन में या फ्रीसर की कंडीशन में या पाइल्स की कंडीशन में आपने बाउल वॉश कर दिया है, तो परफोरेशन हो सकता है। या मान के चलिए अंदर जो है वो कोई कॉन्स डिजीज, उसकी बिना हिस्ट्री के आपने जो है बाउल वॉश कर दिया, तो परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है रेक्टल इरिगेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, रेक्टल इरिटेशन हो सकता है एंड ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपने कैथेटर फोर्सफुली डाला है तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो बाउल वॉश में हमें देखने को मिलते हैं। अब फटाफट हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। देन उसके बाद हम एनिमा और बाउल वॉश में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और फटाफट समरी करके इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंश्योर डॉक्टर्स ऑर्डर बिफोर प्रोसीजर। ठीक है, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं या जो भी हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, उससे पहले डॉक्टर्स के जो भी ऑर्डर्स थे उसको हम एंश्योर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक जो है वो मेंटेन करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज और है, एसेप्टिक टेक्निक अगर आप यूज ना भी करो, तो आपको क्लीन टेक्निक तो जो है वो यूज करनी ही करनी है। अगर ये ना कर रहे हो, तो फिर हमारे पास में क्लीन टेक्निक तो जो है वो आपको यूज करनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटर पेशेंट फॉर डिस्कम्फर्ट, पेन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, पेशेंट को जो है मॉनिटर करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, वो सारी चीजें जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूज करेक्ट सॉल्यूशन
टेम्परेचर एंड अमाउंट। सॉल्यूशन जो है वो कौन सा कितने परसेंट में लेना है, वो करेक्ट सॉल्यूशन हमें यूज में लेना है। 0.9% NaCl यूज में लेना है, या सोप वाटर में माइल्ड लेना है, मॉडरेट लेना है, या हाई कंसंट्रेट वाला लेना है। देन उसके बाद में हमारे पास में और कौन सा सॉल्यूशन लेना है, तो करेक्ट सॉल्यूशन हम यूज लेंगे। देन उसके बाद टेम्परेचर, जैसे हमारे पास में ल्यूकवार्म जो है वो हम वाटर यूज करते हैं, तो टेम्परेचर हम देखते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। एंड अमाउंट भी हमारे पास में है कि लगभग कितने अमाउंट जो हम लेंगे, 500 से लेके 1000 से लेके 1500 तक हम जो है वो ले सकते हैं। लास्ट आ गया एजुकेट पेशेंट ऑन इंपॉर्टेंस एंड इफेक्ट। क्लाइंट को जो है वो प्रोसीजर करने के बाद लगता है कि क्या ही जो है वो प्रोसीजर है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके इफेक्ट को जो है वो हम क्लाइंट को बताएंगे कि ये जो है वो नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, इसके इफेक्ट और इंपॉर्टेंस को हम जो है वो क्लाइंट को बताएंगे। तो ये हमारे पास में कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी होती है। अब बात कर लेते हैं हम डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमा एंड बाउल वॉश। बार बार मैं आपको जिक्र कर रहा था कि एनिमा और बाउल वॉश जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। एनिमा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल से मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, वहाँ पे आप पढ़िएगा। यहाँ पे मैं समरी बता देता हूँ मोटा मोटी। एनिमा के अंदर जो है वो दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास में दोस्तों रिटेंट एनिमा, और एक होता है हमारे पास में इवोकेंट एनिमा। तो एनिमा में हमारे पास में जो है वो सोल्यूशन की मात्रा जो है वो कम ली जाती है, स्मॉल वॉल्यूम ली जाती है। जैसे अगर हम बात करें रिटेन एनिमा है, तो उसमें लगभग हमारे पास में 150 से लेके 300 ml या 100 से 250 ml ही लिया जाता है, जबकि बाउल वॉश के अंदर हम 500 से 1500 ml लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनिमा जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर दिया जाता है दोस्तों, ओनली कॉन्स्टिपेशन के अंदर दिया जाता है, या फिर डायग्नोस्टिक प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है। जबकि ये हमारे पास में क्लीनिंग ऑफ द बाउल को क्लीन करने के लिए दिया जाता है। उसमें हम कॉन्स्टिपेशन भी रिमूव हो जाता है, जो फिकल मटेरियल जो है वो इम्पैक्ट है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। कुल मिला के हम बाउल को जो है वो क्लीन करने के लिए जाता है। ये जो है वो बेसिकली वन टाइम इंस्टॉलेशन किया जाता है। ठीक है, एक बार आपने एनिमा दे दिया, देन ठीक है, आपने जो भी एनिमा देना था, चाहे वो रिटेंट एनिमा था, चाहे वो हमारे पास में इवोकेंट एनिमा था। रिटेंट एनिमा भी अलग अलग तरीके से होता है, एनेस्थेटिक एनिमा होता है, परगेटिव एनिमा होता है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में अलग अलग, तो वो वन टाइम दिया जाता है। जबकि ये जो है वो रिपीटेड किया जाता है, रिपीटेड इन द सेंस जैसे आपने दे दिया, देन उसके बाद बाउल को क्लीन कर दिया, देन उसके बाद पेशेंट वैसे लेटा, फिर से आपने एनिमा कैन भरा, देन उसके बाद जो है वो फिर से फ्लूइड अंदर डाला, फिर से बाहर निकाला, मतलब क्लीन करने वाली चीजें होगी। तो ये हमारे पास में एनिमा एंड बाउल वॉश का जो है वो डिफरेंशिएट है, इंपॉर्टेंस जो है वो ध्यान में रखना है। लास्ट आ जाता है आज के टॉपिक की समरी, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। तो समरी में आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, बाउल वॉश इज ए थेराप्यूटिक क्लीनिंग प्रोसीजर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मेनली फॉर सर्जरी प्रिपरेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीवियर कॉन्स्टिपेशन एंड पॉइजनिंग। यानी कि बाउल वॉश जो है वो हमारे पास में एक थेराप्यूटिक क्लीनिंग प्रोसीजर है। क्या है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाउल वॉश है, आपने पढ़ भी लिया है कि एक थेराप्यूटिक क्लीनिंग प्रोसीजर है। इसके अंदर हम फ्लूइड अंदर डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर अंदर डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। तो ऑफकोर्स ये क्लीनिंग प्रोसीजर है, वो भी थेराप्यूटिक इन द सेंस किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, जैसे कॉन्स्टिपेशन है या कोई पॉइजनिंग की कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो डाला जाता है। ठीक है, ये किसके लिए डाला जाता है, सर्जरी प्रिपरेशन के लिए। जैसे हमें जो है वो सिग्मोइड कोलन की सर्जरी करनी है, तो उसके क्लीन के लिए हम डालते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, हमें जो है वो कोलोनोस्कोपी करना है, तो उसमें हम जो है वो बाउल वॉश करते हैं। एंड किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए भी हम जो है वो करते हैं। एंड पॉइजनिंग की कंडीशन आ गई तो भी हम जो है बाउल वॉश करते हैं। एंड इट रिक्वायर्ड केयरफुली नर्सिंग प्रैक्टिस टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। इसके लिए जो है वो हमारे पास में सावधानी पूर्वक जो है नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो देनी होती है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। क्यों, क्योंकि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि आपने एसेप्टिक टेक्निक या क्लीन टेक्निक यूज में नहीं लिए, तो और ज्यादा जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। और केयरफुली नर्सिंग प्रैक्टिस में आ जाता है कि अगर आपने जो है वो कैथेटर को ल्यूब्रिकेंट नहीं किया गया, लुब्रिकेंट करके अंदर नहीं डाला है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में म्यूकोसल इरिटेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद में क्लैंप करने के बाद में आपने रोका नहीं तो भी दिक्कत हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड करने के लिए हमारे पास में जो है वो केयरफुली नर्सिंग प्रैक्टिस की जो है वो जरूरत होती है।
क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे पास में ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। और भी कोई टॉपिक जो आपको टफ लगता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, वो गायनिक का हो सकता है, वो आपका मेडिकल सर्जिकल का हो सकता है, वो कम्युनिटी का हो सकता है, वो न्यूट्रिशन का हो सकता है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हम इसको बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो लेके आएंगे, अच्छे तरीके से आपको जो है वो पढ़ाएंगे और उस टॉपिक को जो है वो क्लियर करेंगे। साथ के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो हो इनके नोट्स बनाइए, ताकि जब हमारे पास में एग्जाम आएगा तो हम तुरंत जो हो इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए, मैं नहीं कहता कि बहुत डिटेल से बनाइए। साथ के साथ क्लास कैसी लगी, क्लास कितनी समझ में आई, उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। इसके साथ आज की क्लास से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया उसके बारे में।